हेलो दोस्तों, तो लास्ट एपिसोड में मैंने कहा था ज़ांग ने अपने एक ट्रेजर पपेट पेपर मैन की मदद से, जो कि डिवाइन लेवल ट्रेजर था, उसकी मदद से फायर डीमन को समन कर लिया था। और वो फायर डीमन उस 5 टियर के डिमोनिक बीस्ट के ऊपर बस एक हमला करता है, बस एक ही हमला, और एक ही हमले में वो उस 5 टियर के डिमोनिक बीस्ट की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ज़ांग कहता है वाह, ये तो काफी जल्दी मर गया, लगता है कि मैंने जिसे समन किया है वो काफी ज्यादा ब्रूटल है, उसने तो इसे काफी बुरी तरह से मारा है। और ये देख के कि ज़ांग ने उस 5 टियर के डिमोनिक बीस्ट को जान से मार दिया, सिटी लॉर्ड और उसके पीछे खड़े हुए एल्डर काफी ज्यादा रह जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं क्या वो जीत गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो कैसे जीत सकता है? क्या मैं कुछ सपना देख रहा हूँ? क्या सच में उसने उस 5 टियर के डिमोनिक बीस्ट को जान से मार दिया? हमारे इतने सारे वॉरियर्स भी उसे जान से नहीं मार पाए, लेकिन इसने तो बस अकेली उसे जान से मार दिया। लगता है कि ये बंदा सच में एक इमोर्टल है। फिर ज़ांग उन लोगों के पास आकर कहता है तो मैंने उस 5 टियर के डिमोनिक बीस्ट को जान से मार दिया, इसीलिए अब आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज़ांग की बात सुनकर वो सारे एल्डर ज़ांग के सामने झुक जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं। एक एल्डर कहता है इमोर्टल ज़ांग, आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ पहले जो भी बर्ताव किया हम उसके लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा हैं। दूसरा एल्डर बोलता है हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, हम काफी ज्यादा शर्मिंदा है अपनी पिछली वाली हरकत पे, इसलिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए इमोर्टल ज़ांग। ज़ांग कहता है सबसे पहले तुम सभी लोग खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया। अच्छी बात यह है कि तुम लोगों को अपनी गलती समझ में आ गई, इसीलिए अब अगली बार से फ्यूचर में कभी भी किसी को नीची नजरों से देखने की कोशिश मत करना, समझ में आया तुम्हें? ये सुनकर वो सारे एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ हाँ इमोर्टल ज़ांग, हम समझ गए, हम दोबारा कभी भी फ्यूचर में ऐसा नहीं करेंगे। फिर ज़ांग सिटी लॉर्ड से कहता है तो सिटी लॉर्ड, आपने देखा ना, मैंने उस 5 टियर के डिमोनिक बीस्ट को हरा दिया, आपको याद तो है ना कि हम लोगों ने क्या शर्त लगाई थी? अब समय आ गया है कि आप अपनी शर्त को पूरा करें, कहीं आप अपने शब्दों से पीछे तो नहीं हटने वाली? और ज़ांग की पावर देखने के बाद सारे एल्डर्स भी सिटी लॉर्ड से कहते हैं हाँ सिटी लॉर्ड, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, इमोर्टल ज़ांग काफी ज्यादा पावरफुल, इनकी पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आप जल्दी से इन्हें अपना मास्टर बना लीजिए सिटी लॉर्ड। अगर आप इन्हें अपना मास्टर बनाती है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका फ्यूचर काफी ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा एंटर कहता है हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, सिटी लॉर्ड जल्दी से आप इनके सामने घुटने टेक दीजिए और इन्हें अपना मास्टर बना लीजिए, मुझे पूरा यकीन है अगर आप इन्हें अपना मास्टर बनाती हैं तो ये आपके लिए और हमारी सिटी के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सभी एल्डर्स की बात सुनकर सिटी लॉर्ड भी मान जाती हैं और वो ज़ांग के सामने झुक जाती हैं और वो ज़ांग को अपना मास्टर बना लेती हैं। और सिटी लॉर्ड जैसे ज़ांग को अपना मास्टर बनाती है, ज़ांग के पास सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है, इसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली एक और डिसेबल को बना लिया है, इसीलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पर एक बैकपैक दिया जाता है, ये लो। और ज़ांग के हाथ में एक बैकपैक आ जाता है, उस बैकपैक को देखकर ज़ांग कहता है एक और बैकपैक गिफ्ट, लगता है कि इन दिनों मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए मुझे काफी कमाल कमाल के आइटम्स मिल रहे हैं। फिर ज़ांग उस बैग को सिटी लॉर्ड को दे देता है और कहता है लेकिन अब मुझे इन चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं डिसेबल ये मैं तुम्हें देता हूँ, इसे संभाल के रखना। सिटी लॉर्ड कहते हैं मास्टर लेकिन ये है क्या? ज़ांग कहता है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुमने मुझे अपना मास्टर बनाया, इसलिए मास्टर होने के तौर पे मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे रहा हूँ, तुम इसे रख सकती हो। फिर सिटी लॉर्ड उस बैकपैक को खोल के देखती हैं और उस बैकपैक के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक रिंग होती है, एक बुक होती है और एक डेगर होता है, और वो सारी चीजें डिवाइन लेवल की होती हैं। सिटी लॉर्ड कहती है मास्टर क्या आप सच में मुझे ये सारी चीजों को गिफ्ट देना चाहते हैं? उन तीनों चीजों को देखकर एक एल्डर चिल्लाते हुए कहता है ओह माय गॉड, ये तो एक डिवाइन लेवल की टेक्निक है। दूसरा लीडर चिल्लाते हुए कहता है यहाँ पर केवल डिवाइन लेवल की टेक्निक ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे 2 डिवाइन लेवल के मैजिकल वेपन भी है, उनके बारे में मत भूलो, ये तो काफी ज्यादा कमाल का है, लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सिटी लॉर्ड भी कहती है मास्टर क्या आप सच में ये सारी चीजें मुझे गिफ्ट में देना चाहते हैं? क्या आपको पूरा भरोसा है ये सारी चीजें डिवाइन लेवल की है? क्या आप सच में ये मुझे देना चाहते हैं? ज़ांग कहता है बिल्कुल, मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम इन्हें रख सकती हो। ये सुनकर सिटी लॉर्ड ज़ांग के सामने झुककर कहती है थैंक यू मास्टर, मैं ज़ांग कियांग आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ज़ांग सिटी लॉर्ड को उठाते हुए कहता है तुम्हें इतना ज्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, ये छोटे मोटे मैजिकल वेपन मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अगर तुम मेरे साथ मेरे 6 पीक पे आओगी तो मैं तुम्हें और भी काफी सारी डिवाइन लेवल की टेक्निक्स और डिवाइन लेवल के ट्रेजर दूंगा, तो क्या तुम मेरे साथ आओगी? सिटी लॉर्ड कहती है मास्टर लेके मेरे पास अभी भी सिटी के अंदर काफी सारे काम करने को पड़े हैं, एक बार मैं सारे कामों को खत्म कर लूं फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। ज़ांग कहता है कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले तुम अपने सारे कामों को खत्म कर लो फिर तुम मेरे पास आ जाना, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सिटी लॉर्ड कहती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सिचुएशन समझने के लिए। फिर ज़ांग वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है तो फिर मैं अपने 6 पीक पे वापस जा रहा हूँ, तुम जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये सुनकर सिटी लॉर्ड कहती है ठीक है मास्टर मैं समझ गई। फिर ज़ांग और उसकी 2 डिसेबल वहाँ से चली जाती है। फिर हमें टियांग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। टियांग सेक्ट के अंदर सारे पीक मास्टर और सेक्ट मास्टर एक ही जगह पे इकट्ठा हुए होते हैं और वो किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। सेक्ट मास्टर कहते हैं सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो, टियांग सेक्ट के लोगों ने अभी एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट रखा है और उन लोगों ने मुझसे स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि ज़ांग को तो उस टूर्नामेंट के अंदर आना ही पड़ेगा।
ये सुनकर एक पीक मास्टर कहता है, सेक्ट मास्टर आपको ही लगता है कि ये मामला काफी ज्यादा अजीब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रीटियांग सेक्ट के लोग पीक मास्टर जांग को सीधा टारगेट कर रहे हैं। पीक मास्टर जांग हमारे ट्रायंगल सेक्ट का फ्यूचर है, वो हमारे ट्रायंगल सेक्ट की आखिरी होप है। हम उन्हें कुछ भी होने नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपको इस बारे में अच्छे से सोचना होगा। सेक्ट मास्टर कहते हैं, हाँ मुझे पता है, इसलिए मैंने पहले किसी को भेज दिया जांग को यहाँ पे बुला के लाने के लिए। एक बार जांग भी यहाँ पर आ जाए, फिर हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। फिर जांग भी वहाँ पर जाता है। जांग कहता है, सेक्ट मास्टर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से उस टूर्नामेंट के बारे में सब कुछ पता है और मैं उस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जरूर जाऊंगा। मेरे लिए वो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट एक काफी ज्यादा कमाल की अपॉर्चुनिटी है खुद को ट्रेन करने के लिए। जांग को वहाँ पर देखकर वो सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को पता ही नहीं चला होता है कि जांग वहाँ पर कब आ गया। जांग अपनी कुर्सी पे बैठते हुए कहता है, आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने फैसला किया है कि मैं उस टूर्नामेंट के अंदर जरूर जाऊंगा। क्योंकि रीटियांग सेक्ट के लोग उस टूर्नामेंट को करा रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सीक्रेट डोमेन को भी ओपन करेंगे और ये मेरे पास सबसे अच्छा मौका है अपनी डिसाइपल्स की ट्रेनिंग कराने का। मेरे डिसाइपल्स इस मौके का अच्छे से फायदा उठा पाएंगे। सेक्ट मास्टर कहते हैं, नहीं, तुम लीटियांग सेक्ट के अंदर नहीं जा सकते हो। अगर तुम एक बार लीटियांग सेक्ट के अंदर गए तो मुझे पूरा यकीन है कि लीटियांग सेक्ट के लोग तुम्हारे साथ जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, इसीलिए हम तुम्हें लीटियांग सेक्ट के अंदर नहीं जाने दे सकते। तुम हमारे सेक्ट की आखिरी होप हो, हम तुम्हें कुछ भी होने नहीं दे सकते हैं। जांग कहता है, तो आपको क्या लगता है, अगर मैं उस टूर्नामेंट के अंदर नहीं जाऊंगा तो इससे क्या हमारे ट्रायंगल सेक्ट की बेइज्जती नहीं होगी? सभी लोगों को तो यही लगेगा कि मैं ट्रायंगल सेक्ट के लोगों से डर गया, इसलिए उस टूर्नामेंट में नहीं गया। ये सुनकर सेक्ट मास्टर कहते हैं, लेकिन जांग कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए सेक्ट मास्टर, अगर लीटियांग सेक्ट के लोगों ने मेरे साथ कोई भी गंदी ट्रिक खेलने की कोशिश की तो मैं पूरी लीटियांग सेक्ट को बर्बाद कर दूंगा। फर्स्ट पीक मास्टर कहते हैं, पीक मास्टर जांग ने बिल्कुल सही कहा, उनकी बात में पॉइंट है। हम लीटियांग सेक्ट के अंदर जाए या न जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सब हमारे ट्रायंगल सेक्ट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें शायद ट्रायंगल सेक्ट के अंदर जाना चाहिए उस टूर्नामेंट को अटेंड करने के लिए। जांग कहता है, तो फिर ठीक है, फैसला हो गया, हम लोग उस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जरूर जाएंगे। फिर शीर्ष प्रोतारों में लीटियांग सेक्ट को दिखाया जाता है। लीटियांग सेक्ट के अंदर काफी सारे एल्डर्स एक जगह पे इकट्ठा हुए होते हैं और वो वहाँ पे एक फॉर्मेशन को बना रहे होते हैं। फिर हमें लीटियांग सेक्ट के लीडर को दिखाया जाता है। लीटियांग सेक्ट का लीडर कहता है, मुझे बताओ कि ये आखिर हंटिंग फॉर्मेशन की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है, वो कब तक बन जाएगी, क्या वो बन गई है? ये सुनकर वही एल्डर जिसने मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का आइडिया दिया था वो कहता है, सेक्ट मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, फॉर्मेशन लगभग तैयार हो ही गई है, बस एक छोटा सा स्टेप रह गया, उसके बाद ये फॉर्मेशन पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। फिर वो एल्डर चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से कोई जाओ और यंग मास्टर काओयांग को यहाँ पे लेकर आओ। फिर वहाँ पर यंग मास्टर काओयांग को लेकर आया जाता है। यंग मास्टर काओयांग चिल्लाते हुए कहता है, सेक्ट मास्टर, एल्डर जांग ने मुझे पूरी तरह से क्रिपल कर दिया है, अब मैं कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकता हूँ, आपको उससे मेरा बदला लेना होगा। एल्डर कहते हैं, अपनी बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ इस सब के लिए नहीं बुलाया है, मेरे कुछ अपने प्लान है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। फिर वो एल्डर काओयांग के अंदर से जांग की स्पिरिचुअल एनर्जी को निकाल लेता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि काओयांग के अंदर जांग की एनर्जी कहाँ से आई, तो मैं आपको बता दूं, जब जांग ने काओयांग के ऊपर हमला किया था तो जांग की थोड़ी बहुत एनर्जी काओयांग की बॉडी के अंदर रह गई थी और वही एनर्जी से एल्डर ने बाहर निकाली है। उस स्पिरिचुअल एनर्जी को देखते हुए वो एल्डर कहता है, तो ये जांग की स्पिरिचुअल एनर्जी जो वो पीछे छोड़ के गया था, चलो जल्दी से मैं इस फॉर्मेशन के अंदर इंजेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि जांग जब यहाँ पर आए तो ये फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाए और जांग पर हमला करने लगे। और एक बार अगर जांग इस फॉर्मेशन के अंदर फंस गया तो इस फॉर्मेशन के अंदर हमारे लीटियांग सेक्ट के काउंटलेस सोल्जर आते ही रहेंगे जो उस पर लगातार हमला करते ही रहेंगे और वो उस पर हमला तब तक करते रहेंगे तब तक जब तक कि वो लड़ते लड़ते थक नहीं जाता है, और उसके थकने के बाद हमारे सोल्जर उसे जान से मार देंगे। और अगर वो उस फॉर्मेशन से बचना चाहता है तो उसे उस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा, वरना उसके पास जिंदा रहने का कोई चांस नहीं होगा। फिर शीर्ष प्रोतारों में लीटियांग सेक्ट को दिखाया जाता है। उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन वो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला था। लीटियांग सेक्ट के अंदर और भी काफी सारे सेक्ट के लोग आ रहे होते हैं और खुद लीटियांग सेक्ट का लीडर पर्सनली उन सबको वेलकम करने के लिए बाहर खड़ा होता है। लीडर कहता है, वो डाओ सेक्ट के लोग, आखिरकार आप लोग यहाँ पे आ गए, आपका स्वागत है मेरे लीटियांग सेक्ट के अंदर। वो डाओ सेक्ट का एक बंदा लीडर से कहता है, मैं जूनियर वांग हूँ और मेरे फादर ने मुझे ये ऑर्डर दिया था कि मैं यहाँ पे आके इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को अटेंड करूँ, इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लीडर मेरा काफी अच्छे से ध्यान रखेंगे। लीडर हंसते हुए कहता है, मेरे छोटे दोस्त, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काफी अच्छे से ध्यान रखूंगा, अब अंदर चलिए। फिर लीटियांग सेक्ट के अंदर और दो सेक्ट के बंदे आ जाते हैं और
वो सारे बंदे भी लीडिंग सेक्ट के लीडर को ग्रीट करते हैं। और ये जो ब्लू बालों वाला बंदा है ना जो हाई कर रहा है, ये शेनाई सेक्ट से और उसका नाम शेन हान है। और ये जो कहते बाल इसके यहाँ, और ये जो भूरे बालों वाला बंदा है ये ब्लैक स्टार सेक्ट से होता है और उसका नाम यून फेंग होता है। उन सब लोगों को देख कर लीडर हंसते हुए कहता है, ब्रदर्स आखिरकार आप लोग यहाँ पर आ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे लीडिंग सेक्ट में। मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि आप लोग यहाँ पर समय निकाल कर मेरे इस टूर्नामेंट को अटेंड करने के लिए आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेनाई सेक्ट का एक बंदा लीडर से कहता है, लीडर हाल ही में आपकी लीडिंग सेक्ट के साथ जो भी हुआ उसके बारे में मैंने सुना है कि ट्रैंगल सेक्ट के एक बंदे ने आपके सेक्ट के 3 एल्डर्स को जान से मार दिया है। क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए ट्रैंगल सेक्ट से निपटने में? अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। लीडर हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं भाइयों, आपको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग तो मेरे लिए चींटियों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को उन लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो उन्हें जब चाहे तब रोक सकता हूँ। फिर तभी वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कहता है, लीडिंग सेक्ट के लोग आ गए, जल्दी से आके हमारा स्वागत करो। लीडिंग सेक्ट का नाम सुन के वो तीनों बंदे काफी हैरान हो जाते हैं। लीडर चिल्लाते हुए कहता है, ओ तो ट्रैंगल सेक्ट के लोग यहाँ पे आ गए, और आखिर इन चीटों की हिम्मत कैसे यहाँ पे इतनी ज्यादा घमंड के साथ बात करने की? क्या ये लोग मरना चाहते हैं? फिर हमें ट्रैंगल सेक्ट के लोगों को दिखाया जाता है। ज़ांग और उसकी दोनों डिसाइपल, सेक्ट मास्टर और सारे पीक मास्टर वहाँ पे आगे होते हैं। सेक्ट मास्टर कहते हैं, ली पो टियाना की तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे ट्रैंगल सेक्ट की बेइज्जती करने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत बड़ी तोप हो जो तुम मेरे सेक्ट की बेइज्जती कर रहे हो? ये सुनकर वो लीडर हंसते हुए कहता है, तुम्हारे ट्रैंगल सेक्ट का ओल्ड मास्टर पहले ही मारा जा चुका है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हारी सेक्ट की इंसल्ट करता हूँ? तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ज़ांग आगे कहता है, लीडर जी आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या आप भूल गए कि आपके लीडिंग सेक्ट के 3 एल्डर्स के साथ क्या हुआ था? उन लोगों ने भी मेरे ट्रैंगल सेक्ट की बेइज्जती करने की कोशिश की थी और अंत में क्या हुआ? वो सब काफी बुरी मौत मारे गए। क्या आप भी मेरे ट्रैंगल सेक्ट की बेइज्जती करके अपना हाल भी उन एल्डर्स की तरह करवाना चाहते हैं? ये सुनकर लीडर चिल्लाते हुए कहता, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी जो तुम मेरे सामने इतना ज्यादा फ्रीली बात कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ट्रैंगल सेक्ट के एक बंदे ने मेरे 3 एल्डर्स को जान से मारा है। मैं तुमसे उसका बदला जल्दी लूंगा। ज़ांग कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे उन तीनों एल्डर्स को मैंने ही जान से मारा है। ये सुनकर लीडर चिल्लाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारे जैसा एक मामूली सा इंसान जिसने कभी कल्टीवेशन के रास्ते पे कदम भी नहीं रखा है, वो मेरे लीडिंग सेक्ट के 3 एल्डर्स को मार सकता है? लगता है कि ट्रैंगल सेक्ट के अंदर अब कोई भी पावरफुल बंदा नहीं बचा है जो वो लोग ऐसे कमजोरों को अब आगे भेज रहे हैं। ब्लैक स्टार सेक्ट का बंदा भी कहता है, क्या ट्रैंगल सेक्ट के लोग इतने ज्यादा गिर गए हैं कि वो एक बड़बोले से मामूली इंसान को आगे भेज रहे हैं बात करने के लिए? ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है। लगता है कि सच में ट्रैंगल सेक्ट के अंदर कोई भी ताकतवर बंदा नहीं बचा है। शेनाई सेक्ट का बंदा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और अब तो मुझे लगता है कि जल्दी ट्रैंगल सेक्ट खत्म होने वाला है। ट्रैंगल सेक्ट का अब कोई भी फ्यूचर नहीं है। तभी लीडिंग सेक्ट का एक बंदा वहाँ पे आके लीडर से कहता है, सेक्ट मास्टर मैं अपने मास्टर श्याओ की मौत का बदला लेना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मत रोकिएगा। और वो बंदा अपनी स्वॉर्ड को निकाल के अपनी एक थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करके ज़ांग के ऊपर हमला कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, आज ना मैं केवल तुझसे अपनी मास्टर की मौत का बदला लूंगा, बल्कि मैं तुझसे अपने ब्रदर ली वुशी की मौत का बदला भी लूंगा। और वो बंदा बस केवल बड़बोला होता है, उसके पास कोई पावर बावर नहीं होती है। ज़ांग बस उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है और एक ही पंच में वो बिल्कुल रॉकेट की तरह जाता है और एक घर से टकराता है, जिससे वो पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर ब्लैक स्टार सेक्ट और शेनाई सेक्ट के बंदे काफी हैरान जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या अभी क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत देखा? कहीं मैं कुछ सपना तो नहीं देख रहा हूँ? आखिर इसके जैसे एक मामूली इंसान के पास इतनी खतरनाक टेक्निक कैसे हो सकती है? इस बंदे ने तो उस बंदे की बस एक ही पंच में बैंड बजा दी। अपने डिसाइपल की ऐसी हालत देखकर लीडिंग सेक्ट का लीडर भी चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसके जैसा एक मामूली सा इंसान जो एक चींटी से ज्यादा कुछ भी नहीं है, आखिर इसके पास इतनी ज्यादा पावरफुल पावर कैसे हो सकती है? लगता है कि ट्रैंगल सेक्ट के पास अभी भी कोई सीक्रेट ट्रेजर छुपा हुआ है जिसकी वजह से ये बंदा ये सब कर पाया। ज़ांग कहता है, मास्टर ली आखिर आप सोच कर रहे हैं, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चलिए छोड़िए। अगर आप और भी अपने सेक्ट के डिसाइपल्स को भेजना चाहते हैं बदला लेने के लिए तो जल्दी भेज दीजिए। फिर ज़ांग उबासी लेते हुए कहता है, वैसे मुझे काफी ज्यादा थकावट महसूस हो रही है, इसलिए जल्दी से मेरे लिए कमरे का इंतजाम करो ताकि मैं एक अच्छी नींद ले सकूं। और जहाँ तक बात रही तुम्हारे लीडिंग सेक्ट के मेंबर्स की, तो उनका नंबर भी जल्दी आएगा, तब तक इंतजार करो। ज़ांग की बात सुनकर लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर रिलीज करता है, और पावर रिलीज करने की वजह से लीडर की शर्ट भी फट जाती है। लीडर चिल्लाते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूं। और जैसे ही लीडर ज़ांग के ऊपर हमला करने वाला होता है, वहाँ पे वही एल्डर आ जाता है और वो लीडर को रोक कर कहता है, सेक्ट मास्टर शांत हो जाइए, हमारी लीडिंग सेक्ट की काफी ज्यादा रेप
रेपुटेशन है, आपको इसके जैसे कि मामूली से लो लेवल के सेक्ट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। फिर वो धीरे से सेक्ट मास्टर से कहता है, सेक्ट मास्टर शांत हो जाए, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, अगर आप इतने सारे लोगों के सामने एक जूनियर के ऊपर हमला करेंगे तो इससे हमारी रिटेल सेक्ट की इमेज काफी ज्यादा खराब होगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अभी इसे आप जाने दीजिए, मैं इससे रात में डील कर लूंगा। फिर वो एंडर जांग के पास अगर कहता है, मेरे प्यारे दोस्त जांग, हम लोगों ने आपके लिए रूम का इंतजाम पहले ही कर दिया है, प्लीज आप अपने रूम में जाके आराम करिए। फिर सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, हमें जांग के घर को दिखाया जाता है। जांग अपने रूम के अंदर घोड़े बेच के सो रहा होता है। फिर हमें जांग के रूम की छत को दिखाया जाता है। जांग की रूम की छत के ऊपर लीडर और वो एल्डर दोनों बैठे होते हैं। एल्डर जांग की छत की एक टाइल को निकाल कर अंदर देखते हुए कहता है, ये बंदा तो यहीं पे सो रहा है और देखो तो जरा ये बंदा कैसे सो रहा है जैसे कि इसको किसी चीज की चिंता ही नहीं है। लीडर कहता है, बहुत बढ़िया, बातें करना बंद करो, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। एल्डर कहता है, ठीक है सेक्ट मास्टर, अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसे जल्दी शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पे काफी सारे थंडर डिवाइन जनरल्स को समन करने वाला हूँ हमारी थंडर किलिंग फॉर्मेशन की मदद से, और एक बार मैंने उन्हें यहाँ पे समन कर लिया तो वो इसे काफी आसानी से जान से मार देंगे। फिर वो एंडर उसी किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जो उन लोगों ने बनाई थी, और जैसे ही वो किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है उसके अंदर से काफी सारे सोल्जर बाहर निकलने लगते हैं। उन सोल्जर्स को देखकर एंडर चिल्लाते हुए कहता है, जाओ जल्दी से मजे करो और उस बंदे को जान से मार दो। और वो सारे बंदे जांग के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन अचानक से जांग की बॉडी के अंदर से काफी जोरदार लाइट निकलती है जिसकी वजह से वो सारे सोल्जर मारे जाते हैं। ये देखकर लीडर और एल्डर दोनों शॉक हो जाते हैं। लीडर कहता है, अरे ये क्या हुआ अभी, क्या हमारे सारे के सारे डिवाइन जनरल मारे गए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस बंदे के पास एक डिवाइन ग्रेड का डिफेंसिव टाइप होली मैजिक वेपन है? एल्डर कहता है, हमारा लिथियम सेट काफी ज्यादा पुराना है, इतना ज्यादा पुराना है कि हमें खुद भी नहीं पता है कि हमारा सेट कितना ज्यादा पुराना है, लेकिन इतना ज्यादा पुराना होने के बाद भी हमारे सेट के पास एक भी डिवाइन ग्रेड का मैजिकल वेपन नहीं है, और इस चीटी के पास एक मैजिकल वेपन है, लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। लीडर कहता है, अब ये देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही कि कैसे इस बंदे के हाथों मेरे सेक्ट के 3 एल्डर मारे गए। इस बंदे के पास तो एक डिवाइन लेवल का मैजिकल आर्टिफैक्ट है जो कि एक प्रोटेक्शन टाइप का आर्टिफैक्ट है, हो ना हो इस बंदे ने उसी मैजिकल आर्टिफैक्ट की मदद से मेरे तीनों एल्डर्स को जान से मारा होगा। एल्डर कहता है, सेक्ट मास्टर कैसा रहेगा कि हम अपने सेक्ट के सबसे ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर हेवनली सीलिंग तिलिस्मन का इस्तेमाल करते हैं, हम उस तिलिस्मन की मदद से इसके डिवाइन लेवल के ट्रेजर को कुछ समय के लिए सील कर देंगे, उसके बाद हम अपनी थंडर फॉर्मेशन की मदद से इसे काफी आसानी से जान से मार सकते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? लीडर कहता है, बहुत बढ़िया, तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा अच्छा है, तो हम इसी प्लान पे काम करेंगे। जल्दी से एक फीमेल डिसाइपल का अरेंजमेंट करो, हम उस फीमेल डिसाइपल को जांग के पास भेजेंगे और वो फीमेल डिसाइपल जांग को अपने प्यार के जाल में गिरा के उसके ऊपर उस तिलिस्मन को लगा देगी, और उसके बाद जांग को हम मार देंगे। और एक बार जांग मर गया तो उसके बाद हमारे रीटिंग शिप के पास भी एक डिवाइन लेवल का मैजिकल वेपन होगा। फिर हमें जांग के रूम को दिखाया जाता है। जांग मजे से सो रहा होता है, तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और उसके रूम के अंदर एक लड़की आती है, और ये वही डिसाइपल होती है इसके बारे में लीडर बात कर रहा था। और उस लड़की ने अपने हाथ में उसी डिवाइन सीलिंग तिलिस्मन को पकड़ रखा होता है जो उसे जांग के ऊपर लगाना है। फिर वो लड़की जांग के पास जाकर कहती है, आज की रात कितनी ज्यादा खूबसूरत है यंग मास्टर जांग, क्या आप इस खूबसूरत रात में मेरे साथ कुछ समय बिताना चाहेंगे? और वो लड़की मन में सोच रही होती है, एक बार मैं इस बंदे के ऊपर इस तिलिस्मन को लगा दूं, उसके बाद मैं इस सेक्ट की डिप्टी सेक्ट मास्टर बन जाऊंगी, और उसके बाद से मैं इस सेक्ट के अंदर 10,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों के बीच में नंबर 2 पर आऊंगी। उस लड़की की आवाज सुनकर जांग की नींद भी खुल जाती है, और जांग उस लड़की को देख कर कहता है, वाह क्या खूबसूरत लड़की है, ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये काफी ज्यादा अजीब है। जांग की बात सुनकर वो लड़की सोच रही होती है, क्या ये बंदा मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है? इसने अपनी आंखें खोल रखी हैं और ये खुली आंखों से मुझे देखकर बोल रहा है कि ये कोई सपना देख रहा है। फिर जांग अपने हाथ को आगे बढ़ा के उस लड़की के कपड़ों को पकड़कर कहता है, लेकिन ये मुझे काफी ज्यादा रियल फील हो रहा है, क्या ये कोई सपना नहीं है? वो लड़की कहती, यंग मास्टर क्या मैं खूबसूरत हूँ? जांग कहता है, हाँ तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। वो लड़की कहती है, अगर ऐसी बात है तो यंग मास्टर आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, जल्दी से मेरे पास आइए। कैसे रहेगा कि मैं ही तुम्हारे पास आ जाती हूँ। और वो लड़की जांग के पास आने लगती है और वो लड़की सीधा जांग के बेड पे छलांग मारती है, लेकिन जांग अपने बेड से हट जाता है, जिससे वो लड़की सीधा बेड पे जाके गिरती है। फिर जांग उस लड़की पे हमला करती हुए कहता है, मुझे पता है कि ये तुम्हारा एक प्लान है, तुम मुझे अपने ट्रैप में फंसना चाहती हो, मुझे पता है कि तुम्हारे काफी सारे बंदे पहले मेरे घर के बाहर खड़े होंगे, चिंता मत करो, एक बार मैं तुमसे निपट लूं फिर मैं उनसे भी निपटूंगा। और इससे पहले कि जांग उस लड़की के ऊपर हमला कर पाता
होता उस किलिंग फॉर्मेशन के अंदर से और भी काफी सारे सोल्जर्स निकालने लगते हैं जो जांग के ऊपर हमला कर देते हैं। उन सोल्जर्स को देखकर जांग कहता है क्या ये लोग फिर से आ गए, ये बार बार मेरा दिमाग क्यों खराब करने आ रहे हैं। और जब जांग उन सोल्जर्स की तरफ देख रहा होता है तो इसी मौके का फायदा उठा के वो लड़की उस डिवाइन लेवल के सीलिंग तिलिस्मस को जांग के ऊपर लगा देती है। ये महसूस करके जांग कहता है वाओ ब्यूटी विद ब्रेन, लगता है कि तुम्हें यहाँ पे मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजा गया था। और जांग उस लड़की के ऊपर एक जोरदार हमला करता है जिससे वो लड़की काफी दूर जाके गिरती है। फिर हमें छत के ऊपर का सीन दिखाया जाता है। छत के ऊपर लीडर और एंटर खड़े होकर जूझो से हंस रहे होते हैं। एंटर कहता है लगता है कि उस सीन क्रिसमन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। भले इस बंदे के पास एक डिवाइन लेवल का ट्रेजर हो, लेकिन एक डिवाइन लेवल का ट्रेजर होने के बाद भी एक चींटी चींटी रहती है। लीडर हंसते हुए कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एक बार वो बंदा मर जाए फिर मैं खुद जाके उससे उस डिवाइन लेवल के वेपन को लूंगा। फिर हमें जांग को दिखाया जाता है जो अपने घर से बाहर हवा में आ जाता है और कहता है तो ऐसा लगता है कि ये किलिंग फॉर्मेशन मेरे लिए बनाई गई है, मुझे जल्दी से इस किलिंग फॉर्मेशन के कोर को ढूंढ के बर्बाद करना होगा। जांग को हवा में देखकर लीडर कहता है क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। एल्डर कहता है नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमारी किलिंग थंडर फॉर्मेशन से कैसे बच सकता है, वो तो बस केवल एक कोर फॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर है। हमारी थंडर किलिंग फॉर्मेशन तो एक कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर को काफी आसानी से जान से मार सकती है, फिर आखिर इसके जैसे एक मामूली सा बंदा हमारी थंडर किलिंग फॉर्मेशन से कैसे बच सकता है। लीडर कहता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से हमारे 1000 साल पुराने सीक्रेट थंडर बीस्ट को उस फॉर्मेशन के अंदर भेजो, जिससे कि उस फॉर्मेशन की मदद से वो सारे थंडर बीस्ट जांग के ऊपर हमला कर सकें और उसे जल्दी से जल्दी मार सकें। मुझे पूरा यकीन है कि अगर यहाँ पे कोई ग्रैंड मास्टर भी आ जाता है तो वो भी मेरे थंडर बीस्ट का सामना नहीं कर पाएगा। ये सुनकर वो एल्टर उन थंडर बीस्ट को उस फॉर्मेशन की मदद से जांग के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है और चिल्लाते हुए कहता है अब हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब बस हमें यहाँ पे बैठ के देखना है कि कैसे हमारे सीक्रेट थंडर बीस्ट उस बंदे की बॉडी को चीर फाड़ के रख देते हैं। इस तरह से हम अपने डिसाइपल्स की मौत का बदला भी ले लेंगे। और वो सारे सीक्रेट थंडर बीस्ट जांग के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जांग उन लोगों के हमले से काफी आसानी से बच जाता है। फिर जांग अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा एनर्जी से बना हुआ हाथ बनाता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे जैसे बेकार से बीस्टों की हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने इतना ज्यादा घमंड दिखाने की, तुम 1000 साल से जिंदा हो ना, कोई बात नहीं, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आज तुम मरने वाले हो। और जांग उस एनर्जी से बने हुए हाथ से उन थंडर बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है और वो हाथ सीधा जाके उन थंडर बीस्ट से टकराता है, जिससे उनकी बॉडी फट जाती है और वो वहीं पे मारे जाते हैं। ये देखकर लीडर चिल्लाते हुए कहता है मेरे सेक्ट के सीक्रेट बीस्ट मारे गए। एंट्री कहता है लीडर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये बंदा यहाँ से भाग नहीं पाएगा, ये हमारी किलिंग थंडर फॉर्मेशन के अंदर फंसा हुआ है और जब तक ये हमारी किलिंग थंडर फॉर्मेशन के अंदर फंसा हुआ है तब तक ये यहाँ से नहीं भाग सकता है, आज तो इसका मरना पक्का है। फिर हमें जांग को दिखाया जाता है, जांग अपने पास से एक ट्रेजर बाहर निकालता है जो कंपास की तरह दिख रहा होता है। जांग उस ट्रेजर को एक्टिवेट करके कहता है चलो देखते हैं कि आगे इस फॉर्मेशन की वीकनेस कहाँ पे है, मतलब इस फॉर्मेशन का कोर कहाँ पर है। उस ट्रेजर को देखकर लीडर चिल्लाते हुए कहता है ये तो 8th 9th कंपास है, आखिर ये इसके पास क्या कर रहा है। एंटर कहता है एक और डिवाइन लेवल का ट्रेजर, आखिर इस बंदे के पास कितने सारे डिवाइन लेवल के ट्रेजर हैं। और बस कुछ ही देर में वो कंपास जांग को उस जगह के बारे में बता देता है जहाँ पर इस फॉर्मेशन का कोर होता है। लीडर कहता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जांग को उस आर्टिफैक्ट की वजह से हमारे फॉर्मेशन के कोर के बारे में पता चल गया कि हमारी फॉर्मेशन का कोर कहाँ पर है। एल्डर कहता है लीडर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं फॉर्मेशन की सारी पावर को कोर के अंदर भेजने वाला हूँ, जिससे कि कोर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और वो जांग से फाइट कर पाएगा। फिर वो एल्डर ऐसा ही करता है, वो सारी फॉर्मेशन की पावर को कोर के अंदर भेज देता है, जिससे कोर एक वॉरियर के फॉर्म में आ जाता है। उस वॉरियर को देख के जांग कहता है इंटरेस्टिंग, और वो वॉरियर अपने वेपन से जांग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जांग बस अपनी एक ही उंगली से उसके वेपन को रोक लेता है और उससे कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, ठीक है तो फिर अब तुम्हारे फटने का टाइम आ गया है। और जांग उस वॉरियर के ऊपर चारों तरफ से हमला करने लगता है, जिससे वो वॉरियर काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर जांग को फॉर्मेशन का कोर मिल जाता है। जांग कहता है आखिरकार मुझे मिल गया फाइनली इस फॉर्मेशन का कोर। फिर जांग अपने हाथ को आगे बढ़ा के उस फॉर्मेशन के कोर को पकड़ लेता है और उस कोर को तोड़ देता है, जिससे वो फॉर्मेशन खत्म हो जाती है। लीडर कहता है डैम, लगता है कि इस बंदे को मारने के लिए इतना काफी नहीं है। एल्डर कहता है लीडर लगता है कि ये बंदा बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, जैसा कि लोग इसके बारे में कहते हैं ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, ये बंदा तो र्यूमर्स से बिल्कुल अलग है, लगता है कि हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली थी। लीडर कहता है ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल, इस बंदे के पास हेवन तक को डिफीट करने की ताकत है, हम इस बंदे को ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रहने दे सकते हैं। अगर ये बंदा जिंदा रह गया तो ये फ्यूचर में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, इसके बाद ये हमारे लिए काफी सारी प्रॉब्लम खड़ी करेगा। एल्डर कहता है लीडर तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि हम इसे हरा पाएंगे। ये सुनकर लीडर कहता है तुम्हें ज्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले कल जो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है हमें कुछ भी करके इस बंदे को उस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के अंदर जिताना होगा, जिससे कि स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए क्वालिफाई हो जाए। ये सुनकर एल्डर कहता है लेकिन लीडर हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। लीडर कहता है क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारा स्मॉल वर्ल्ड कुछ और नहीं बल्कि हमारा थंडर गोड टेम्पल है। एक बार जांग हमारे थंडर गोड टेम्पल के अंदर चला जाए फिर तो जांग हमारे लिए किसी चींटी से ज्यादा कुछ नहीं होगा।
हम लोग अपने थंडर गोड टेम्पल की पावर का इस्तेमाल करके उसको काफी आसानी से जान से मार सकते हैं। ये सुनकर एल्डर कहता है मैं समझ गया लीडर कि आप क्या कहना चाहते हैं। लीडर कहता है अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया तो चलो यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। एल्डर कहता है ठीक है लीडर चलिए फिर यहाँ से चलते हैं, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें जांग को दिखाया जाता है। जांग कहता है लीटियन सेक्ट के लोगों मैं इसे याद रखूंगा, तुमने मेरे साथ आज जो भी किया है तुम्हें इसकी कीमत जल्दी चुकानी पड़ेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमें वही तीनों सेक्ट के बंदों को दिखाया जाता है जो लीटियन सेक्ट में फाइट करने के लिए होते हैं। उनमें से एक पीले बालों वाला बंदा कहता है तो अब आखिरकार ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। दूसरा लाल बालों वाला बंदा कहता है मुझे इस समय का काफी लंबे समय से इंतजार था, इस बार तो मेरा ब्लैक स्टार सेक्ट उस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जाके ही रहेगा। तीसरा ब्लू बालों वाला बंदा कहता है मेरे लिए उस स्मॉल वर्ल्ड में जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मेरे कुछ अपने ही गोल है, मुझे उस स्मॉल वर्ल्ड में जाके किसी चीज को ढूंढना है। फिर हमें जांग और उसकी दोनों डिसाइपल को दिखाया जाता है। रात में फाइट करने की वजह से जांग ठीक से सो नहीं पाया होता है, इसलिए वो सुबह उठ के अंगड़ाइयां ले रहा होता है। टीना कहती है क्या हुआ मास्टर, क्या आपको कोई दिक्कत है? यायून कहती है क्या हुआ मास्टर, क्या आप रात में ठीक से सो नहीं पाए? जांग कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, रात में मैं ठीक से सो नहीं पाया, कुछ बेकार लोगों की वजह से। उन लोगों ने मुझ पे कुछ घटिया ट्रिक का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाया। फिर हमें लीटियन सेक्ट की लीडर को दिखाया जाता है जो अपनी जगह पे आके खड़ा हो जाता है और चिल्लाती हुए कहता है तो सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, फाइनली अब मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू होने का टाइम हो गया है। लेकिन मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ। इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के अंदर जो मैच होंगे वो ग्रुप में होंगे, और जितने भी ग्रुप जीत जाएंगे वो सारे ग्रुप क्वालिफाइड हो जाएंगे स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए। स्मॉल वर्ल्ड का नाम सुनकर टीना कहती है आखिर ये स्मॉल वर्ल्ड क्या है? ये सुनकर टैंगल सेक्ट के सेक्ट मास्टर कहते हैं क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता है? इनकी जो छोटी दुनिया नहीं स्मॉल वर्ल्ड है वो असल में इनका थंडर गोड पैलेस है, और मैंने तो ये भी सुना है कि थंडर गोड पैलेस के अंदर काफी लंबे समय पहले डिवाइन लेवल का वेपन खो गया था। और मुझे लगता है कि ये मार्शल आर्ट टूर्नामेंट भी इसीलिए रखा गया है जिससे कि लोग उस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जाके उस डिवाइन लेवल के वेपन को ढूंढ सकें। ये सुनकर टीना कहती है ओह अच्छा मैं समझ गई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेक्ट मास्टर मुझे इस बारे में बताने के लिए। फिर लीटियन सेक्ट के लिए चिल्लाते हुए कहता है तो अब आखिरकार फाइनली ऑफिशियली मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू होता है। सबसे पहला मैच होगा टियांगन सेक्ट से जांग और बाओ डाओ सेक्ट से वांग। और मैं आपको पहले बता दूं जांग से मतलब जांगे ग्रुप की बात हो रही है जिसमें उसकी डिसाइपल्स भी आती हैं। फिर जांग को दिखाया जाता है। जांग सबसे पहले मैच के लिए टीना को भेजता है। टीना कहती है मास्टर मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। जांग कहता है क्या तुम्हें अपने मास्टर पर भरोसा नहीं है? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस जाओ और अपना बेस्ट देना, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही जीतोगी। फिर हमें टीना के अपोनेंट को दिखाया जाता है और ये वही पीले बालों वाला बंदा होता है। वो स्टेज पे आके चिल्लाते हुए कहता है तो अब आखिरकार फाइनली ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया, जल्दी से मेरे सामने आओ कि आखिर कौन है जो आज मुझे आगे बढ़ने से रोकने वाला है। टीना उस बंदे के सामने आकर कहती है मैं टियांगन सेक्ट से पीक मास्टर जांग की डिसाइपल हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। ये सुनकर वो बंदा कहता है क्या तुम उस लूजर की डिसाइपल हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की उस लूजर को फॉलो कर रही है, ये तो तुम्हारी समय की बर्बादी है। अरीना नीचे खड़े हुए बाडा सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स भी चिल्लाते हुए कहते हैं चलो देखते हैं कि आगे उस लूजर की डिसाइपल कितनी ज्यादा पावरफुल है। दूसरा डिसाइपल बोलता है अगर ये जीत गई ना तो मैं सर के बल खड़ा होकर मिट्टी खाऊंगा। फिर वो पीले बालों वाला बंदा कहता है लगता है कि तुम आज मरना चाहती हो, ठीक है तो फिर मेरे ब्रेड का स्वाद चखो। और वो पीले बालों वाला बंदा टीना के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन टीना उसके हमलों को डोज कर देती है। फिर टीना उस बंदे के पीछे आके उसकी पीठ पे जोरदार हमला करती है। ये देखकर बाकी सारे लोग चिल्लाते हुए कहते हैं ये अभी क्या हुआ? क्या सच में उस लूजर की डिसाइपल ने हमारे ब्रदर वांग को हरा दिया? लीटियन सेक्ट लीडर कहता है तो फर्स्ट मैच खत्म होता है और फर्स्ट मैच की विनर है टियांगन सेक्ट से जांग की टीम। वे टीना जांग के पास आकर कहती है मास्टर मैं जीत गई। जांग उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है हाँ मुझे पता था कि तुम ही जीतोगी, तुमने काफी अच्छा किया, एज अ मास्टर मैं तुमसे काफी ज्यादा खुश हूँ। फिर टियांगन सेक्ट का लीडर चिल्लाते हुए कहता है तो अब अगला मैच होने वाला है जांग और मेंग जियांग के बीच में। जांग कहता है तो आखिरकार अब फाइनली मेरी बारी आ गई, अब लगता है कि मुझे भी मजे करने को मिलेंगे। और जैसे ही जांग अरीना में आता है जांग का जो अपोनेंट होता है ना वो जांग को देख कर रोने लगता है और रोते हुए कहता है मैं हार मानता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, प्लीज मुझे मत मारना, मैं हार मानता हूँ। ये सुनकर जांग काफी डर हो जाता है। जांग सोच रहा होता है ये क्या हुआ, ये तो बिना फाइट कर ही हार मान गया, ये क्या हो रहा है। टियांगन सेक्ट का लीडर कहता है तो इस मैच का विनर है जांग। और लीडर मन में सोच रहा होता है ये सब मैंने खुद ही अरेंज किया था, मैंने इस बंदे से कहा था कि जब तुम जांग के सामने आओ तो तुम खुद ही सरेंडर कर देना, मैंने ये सब एक पर्पज से किया है, इसलिए तुम बस मेरा इंतजार करो, एक बार तुम मेरे स्मॉल वर्ल्ड के अंदर आ जाओ फिर मैं तुम्हें असली खेल दिखाऊंगा। जांग अरीना से जाते हुए कहता है वो रिंग, ये चैलेंज तो कुछ भी मजेदार नहीं था, इस बंदे ने तो काफी जल्दी हार मान ली। फिर लीटियन सेक्ट लीडर और भी काफी सारे मैच कराता है।
फिर टीना जांग से कहती मास्टर आखिर आप हमें यहाँ पे क्यों लेके आए, क्या आप हमसे कुछ करवाना चाहते हैं। जांग कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे बस केवल ट्रेन करने के लिए लाया हूँ। तुम लोगों की कल्टीवेशन तो काफी अच्छे से इम्प्रूव हो रही है, लेकिन तुम्हारे पास कॉम्बैट का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि तुम्हें कॉम्बैट का एक्सपीरियंस मिल सके। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जितने लोगों ने भी टूर्नामेंट में भाग लिया होता है वो सब हार गए होते हैं और जीतने वाले जीत गए होते हैं। फिर लीटियन सेक्ट का लीडर चिल्लाते हुए कहता है तो अब आखिरकार फाइनली ये मार्शल आर्ट टूर्नामेंट खत्म होता है और जीतने वाले लोग हैं ये लोग जो हमारे सामने खड़े हैं। फिर हमें जीतने वाली टीम्स को दिखाया जाता है, जांग की टीम भी जीत गई होती है, शेनाई सेक्ट की टीम भी जीत गई होती है और ब्लैक स्टार सेक्ट की टीम भी जीत गई होती है। फिर लीडर कहता है एज अ होस्ट मैं और कियांग लुआंग ऑटोमेटिकली लीटियन सेक्ट की तरफ से स्मॉल वर्ल्ड के अंदर चले जाएंगे, जिससे कि हम आप लोगों को स्मॉल वर्ल्ड के अंदर क्या क्या है उस सब के बारे में बता सकें। ये सुनकर जांग कहता है क्या ऑटोमेटिकली अंदर चले जाओगे, तुम तो काफी ज्यादा बेशरम हो, हम लोगों से तो फाइट करवाई और तुम लोग बिना फाइट करे अंदर जा रहे हो। फिर लीडर अपने पास एक टोकन निकाल के चिल्लाते हुए कहता है तो अब आखिरकार फाइनली स्मॉल वर्ल्ड ओपन होने वाला है, सभी लोग तैयार हो जाओ। जितने लोग भी क्वालिफाइड है, मतलब जितने लोगों ने भी टूर्नामेंट जीता है वो सभी स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाए। आपके पास बस केवल 15 मिनट होंगे, अगर आप 15 मिनट के अंदर स्मॉल वर्ल्ड के अंदर नहीं गए तो आप स्मॉल वर्ल्ड के अंदर नहीं जा पाएंगे। फिर वहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है, उस पोर्टल को देखकर सारे लोग उसी तरफ भागते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं चलो चलो जल्दी से हम उसके अंदर चलते हैं। और जांग भी अपने डिसाइपल्स से कहता है चलो हम भी चलते हैं, यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है वरना हम लोग पीछे रह जाएंगे। फिर जांग और उसके दोनों डिसाइपल भी स्मॉल वर्ल्ड के अंदर चली जाती हैं। फिर शीशी प्रोग्राम में स्मॉल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, यानी थंडर गोड टेम्पल का। वो सभी थंडर गोड टेम्पल के अंदर जाते हैं। लीडर कहता है इस थंडर गोड टेम्पल के अंदर कुल 8 लेवल्स हैं, हम लोगों ने पहले 3 लेवल्स को पूरी तरह से देख लिया है और हमें उन 3 लेवल्स पे डिवाइन लेवल का वेपन नहीं मिला, इसीलिए अगर आपको डिवाइन लेवल का वेपन चाहिए तो वो आपको 3rd लेवल से ऊपर के लेवल को एक्सप्लोर करना होगा, तभी हो सकता है कि आपको डिवाइन लेवल का वेपन मिले। सेनाई सेक्ट का बंदा कहता है बहुत बढ़िया, मुझे इसी समय का तो इंतजार था, इस बार तो मैं उस डिवाइन लेवल के वेपन को हासिल करके ही रहूंगा। ब्लैक स्टार सेक्ट का बंदा कहता है एक बार अगर मुझे वो डिवाइन लेवल का वेपन मिल गया तो जैसे ही मुझे वो डिवाइन लेवल का वेपन मिलेगा उसी के साथ मेरा ब्लैक स्टार सेक्ट काफी तेजी से रेस होगा और वो एक फर्स्ट क्लास सेक्ट बन जाएगा। फिर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो लोग जैसे ही अपना एक पैर आगे बढ़ाते हैं वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके नीचे की जमीन पूरी हिलने लगती है। ये देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं ये क्या हो रहा है, आखिर ये जमीन हिल क्यों रही है, क्या यहाँ पे भूकंप आ गया है। फिर धीरे धीरे नीचे की जमीन टूटने लगती है और सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं। जांग अपने डिसाइपल से कहता है जल्दी से मेरे हाथ को पकड़ो, लेकिन उसके डिसाइपल उसके हाथ को नहीं पकड़ पाती हैं और वो भी नीचे गिर जाती हैं और सारे बंदे नीचे गिरते हुए चिल्ला रहे होते हैं डैम ये एक ट्रैप था, हमें फंसाया गया है। फिर हमें जांग को दिखाया जाता है जो अपने दोनों डिसाइपल्स को गिरने से पहले पकड़ लेता है और उनसे कहता है आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ पे, तुम्हें हर समय सतर्क रहना चाहिए। फिर जांग उन दोनों से कहता है तुम लोग मुझे कस के पकड़ लो, हम लोग नीचे उतरने वाले हैं। फिर जांग काफी तेजी से नीचे उतरता है जिससे जमीन भी फट जाती है और हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। फिर जांग अपनी डिसाइपल से पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो। वो दोनों कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं बस थोड़ी बहुत चोट आई लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है। तभी उन लोगों को कुछ लोगों की आने की आवाज सुनाई देती है, उस आवाज को सुनकर वो लोग कहते हैं हाँ आखिर ये कैसी आवाज है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे काफी सारे बंदे आ जाते हैं जिन्होंने आर्मर पहन रखे होते हैं और उन सबके जो आगे खड़ा होता है वो कहता है और वो लगता है कि यहाँ पे नए मेहमान आए, लगता है कि अब हमें इनका स्वागत करना होगा। टीना कहती है मास्टर ये लोग तो असल में जिंदा है, अब हम क्या करें। यही कहती है मास्टर मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो बुरा होने वाला है। ये सुनकर जांग उन दोनों से कहता है क्या तुम दोनों भूल गई हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया हूँ, मैं तुम दोनों को यहाँ पे ट्रेनिंग करवाने के लिए लाया हूँ और अब तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होती है तो जाओ अपना बेस्ट देना। ये सुनकर उसकी दोनों डिसाइपल हैरान हो जाती हैं। वो सूट वाला बंदा कहता है तुम कितने ज्यादा घटिया इंसान हो, तुम असल में लड़कियों को आगे लड़ने के लिए भेज रहे हो और खुद पीछे खड़े हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसा करते हुए। यायून कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे मास्टर से इस तरह से बात करने की, क्या तुम मरना चाहते हो। ये सुनकर वो बंदा कहता है क्या मास्टर। फिर वो बंदा हंसते हुए कहता है क्या ये सच में तुम लोगों का मास्टर है, क्या तुम लोगों को लगता है कि ये तुम्हारा मास्टर बनना डिजर्व करता है, ये कितना ज्यादा घटिया इंसान है, इसने तुम लोगों को लड़ने के लिए आगे भेज दिया और खुद पीछे खड़ा है। ये सुनकर उन दोनों लड़कियों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाती हुए कहती हैं अपना मुंह बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे मास्टर की इंसल्ट करने की, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। और वो दोनों लड़कियां उस बंदे के ऊपर हमला कर देती हैं, लेकिन वो बंदा भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो अपने बस एक ही हमले में उन दोनों को पीछे की तरफ ढकेल देता है। यही कहती है ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टीना कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। फिर वो दोनों जांग की तरफ देखते हुए कहते हैं वेल मास्टर, लेकिन वो जैसी जांग की तरफ देखते हैं वो काफी ज्यादा हैरान जाते हैं क्योंकि जांग तो वहाँ पे बैठ के आराम से तरबूज खा रहा होता है। जांग कहता है करते रहो तुम काफी अच्छा कर रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो सूट वाला बंदा चिल्लाते हुए कहता है ये घटिया इंसान और उसकी 2 बेकार डिसाइपल ये लोग मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। मेरे सभी सोल्जर्स एज अ कमांडर मैं तुम्हें कमांड देता हूँ, थंडर गोड टेम्पल के अंदर जितने लोग भी हैं उन सबको जान से मारो, तो यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर वो सारे सोल्जर्स उन दोनों लड़कियों
इनके ऊपर हमला कर देते हैं। टीना कहती है मास्टर ने बिल्कुल सही कहा, हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए, इसलिए हमें खुद ही करना होगा। अगर हम इन लोगों को भी नहीं हरा पाएंगे तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा श्रम की बात होगी। ये कहती है यहाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो हम मास्टर को दिखाते हैं कि हम लोगों ने इतने लंबे समय तक कैसी ट्रेनिंग की है। फिर टीना एक बड़े से एनर्जी से बने हुए हाथ को बनाती है जिससे वो उन सोल्जर्स पर हमला कर देती है, जिससे वो सोल्जर काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और पीछे जाके गिरते हैं। और यायून भी अपनी स्वॉर्ड से काफी सारे सोल्जर्स को घायल कर देती है। अपने सोल्जर्स की हालत देखकर वो स्वॉर्ड वाला बंदा कहता है क्या सच में इन लोगों ने मेरे एलिट सोल्जर्स को हरा दिया, लगता है कि ये औरतें थोड़ी बहुत तो स्ट्रॉन्ग हैं। फिर हमें उन सोल्जर्स को दिखाया जाता है, वो सारे सोल्जर्स चिल्लाते हुए कहते हैं हमारी ताकत इनके सामने काफी ज्यादा कमजोर है, अगर हम इन पे डायरेक्टली हमला करेंगे तो हम इन्हें नहीं हरा पाएंगे, हमें इन पे फॉर्मेशन बना के हमला करना होगा तभी हम इन्हें हरा पाएंगे। फिर वो सारे सोल्जर्स एक फॉर्मेशन बना लेते हैं और वो लोग उस फॉर्मेशन के अंदर उन दोनों लड़कियों को घेर लेते हैं और उन दोनों पे हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यायून अपनी स्वॉर्ड से उन सोल्जर्स के ऊपर हमला करती है, लेकिन वो सोल्जर्स अपने सामने एक शील्ड बना लेते हैं। ये देखकर टीना कहती है आखिर ये सब हो क्या रहा है। यायून कहती लगता है कि ये एक डिफेंस फॉर्मेशन है, इसकी वजह से ये लोग अपने आप को बचा पा रहे हैं। फिर वो सारे सोल्जर्स उन दोनों के ऊपर हमला करते हुए चिल्लाकर कहते हैं हार मान लो, सरेंडर कर दो, अब तुम्हारे जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है, जब तक तुम इस फॉर्मेशन के अंदर हो तब तक तुम हमें नहीं हरा सकती हो, इसलिए तुम अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो, यही तुम्हारी किस्मत है और यहीं पे मरो। और वो सारे सोल्जर्स उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। टीना अपनी शील्ड की मदद से उन सोल्जर्स की हमलों को ब्लॉक करते हुए कहती है जूनियर सिस्टर सबसे पहले हमें इस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा, वरना हम इन्हें नहीं हरा पाएंगे, अगर हमें इन्हें मारना है तो इस फॉर्मेशन को तोड़ना ही होगा। वो सूट वाला बंदा कहता है आज इतने लोग भी थंडर गोड टेम्पल के अंदर आए, उनमें से कोई भी थंडर गोड टेम्पल से आज जिंदा वापस नहीं जाएगा। फिर हमें जांग को दिखाया जाता है, जांग का तरबूज खत्म हो जाता है और जांग अपने तरबूज की छिलके को फेंक कर कहता है तो लगता है कि तुम दोनों अपनी स्किल्स की मदद से इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाओगी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें कुछ चीजें दे रहा हूँ, इनकी मदद से तुम उस फॉर्मेशन को काफी आसानी से तोड़ पाओगी। फिर जांग अपने पास से काफी सारे डिवाइन लेवल के ट्रेजर बाहर आता है। जांग के पास सारे डिवाइन लेवल के ट्रेजर देखकर उस स्वॉर्ड वाले बंदे की आंखें फट के बाहर जाती हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या ये सब क्या है, आखिर इस बंदे के हाथों में जो वेपन्स है आखिर वो किस तरह के वेपन्स, उनके अंदर से तो डिवाइन लेवल का ऑरा निकल रहा है, क्या वो सारे वेपन्स डिवाइन लेवल के वेपन है। फिर जांग अपनी डिसाइपल से कहता है ये लो इन्हें पकड़ो और उस फॉर्मेशन को बर्बाद कर दो, और जांग उन दोनों को एक स्वॉर्ड और एक थैली देता है। वो दोनों डिसाइपल स्वॉर्ड और थैली को पकड़ कर कहती है थैंक यू मास्टर हमें ये देने के लिए। फिर हमें उस सोल्जर्स को कहता है, वो चिल्लाते हुए कहते हैं नाटक करना बंद करो, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते हो, हमारी इस फॉर्मेशन को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो अभी अपनी बकवास कर रहे होते हैं कि यायून अपनी स्वॉर्ड से उस फॉर्मेशन के ऊपर एक जोरदार हमला करती है और यायून के पास एक ही हमले में वो फॉर्मेशन टूट के बिखर जाती है। और फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद यायून की स्लेज सीधे जाके उन सोल्जर से टकराती है, जिससे वो सोल्जर काफी घायल हो जाते हैं। फिर टीना भी अपनी डिवाइन लेवल की टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने पीछे एक बड़ा सा टाइगर बना देती है और टीना उस बड़े से टाइगर से उन सोल्जर्स पे हमला कर देती है, जिससे वो सारे सोल्जर्स काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और इसके जितने भी नए चैप्टर रिलीज हुए थे मैंने उन सबको एक्सप्लेन कर दिया है। अब नए चैप्टर आएंगे तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, तब तक इंतजार करिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू और हम मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।